एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत कपाल पाया गया था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज फॉसिलाइज्ड स्कल फाउंड इन 2001? ए इज भीमबेटका, बी डिडवाना, सी हथनौरा या डी ओडई? ये क्वेश्चन सीटेट 2021 में आया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी। इससे ये जो क्वेश्चन है ये एक चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एनसीईआरटी से लिया गया है। इसका आंसर भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, लेकिन आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 मैं पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। चलिए अब चैप्टर 2 पढ़ते हैं। आरंभिक मानव की खोज, डिस्कवरी ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। आइए पढ़ते हैं। अब देखिए हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आरंभिक मानव की खोज, डिस्कवरी ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ से बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, तो देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, आखेटक खाद्य संग्रहक। ये कौन थे? आखेटक खाद्य संग्रहक का क्या मतलब है? ये हंटर गैदरर थे, मतलब शिकारी भी थे और गैदरर भी थे। इधर से उधर घूमने वाले जो लोग होते हैं उन्हें गैदरर भी बोलते हैं। तो ये इस उपमहाद्वीप में जो सब कॉन्टिनेंट है ये कहाँ कब से रह रहे थे, कितने साल पहले ये रहा करते थे? तो ये ध्यान रखिएगा 20 लाख साल पहले ये रहा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 लाख साल पहले जो हमारे पूर्वज या आरंभिक मानव थे वो रहा करते थे। आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। चलिए जी, अब जो ये लोग थे ना, ये एक जगह से दूसरी जो जगह ना घूमते रहते थे। भाई इन्हें ऐसा क्या हुआ कि इन्हें घूमना ही पड़ता था? तो उसके 4 मुख्य कारण थे। क्या कारण थे? एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहकर वहाँ के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। नॉर्मल सी बात है, आप कहीं रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं भाई जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, कभी तो ख़त्म होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन खा रहे हैं पौधे को और दूसरे दिन वो उग जाएगा। भाई नेचुरल चीज़ है, ऐसा तो नहीं कि एकदम से। तो समझ सकते हैं, तो लोग खा के वहाँ की चीज़ों को समाप्त कर देते थे। तो नॉर्मल है, जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो उस जगह को वो छोड़ देते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जब ये जिस जानवरों का शिकार करते थे, जैसे जानवर अपने शिकार के लिए हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, भाई जानवर जो शेर, चीते वगैरह होते हैं वो अपने शिकार के लिए और हिरण और मवेशी चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले जो लोग थे इनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है ये भी। सेकेंड बात, थर्ड बात है, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में, ये तलाश नहीं है तलाश है, मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है बिल्कुल, जब भाई मौसम के अनुसार ही फल फूल आते हैं ये तो हम सबको पता है, तो उस हिसाब से ये अपना मतलब जगह को भी चेंज कर लेते होंगे। नेक्स्ट है, झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे पानी में सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, जब पानी ही नहीं रहेगा, पानी के बिना तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता, तो पानी के लिए इधर उधर चले जाया करते होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। ये 4 कारण हैं और ये चारों कारण को ध्यान रखिए। और एक छोटी सी बात ये है कि जो, लेकिन ये है सभी पैदल यात्रा करते होंगे। भाई अब क्या है, हम मोटरसाइकिल पे बैठो, कार में बैठो और इधर से उधर इजीली वे में चले जाते हैं। भाई पहले क्या था, पहले तो कुछ भी नहीं था, तो लोग पैदल ही, चाहे कितना ही लंबा रास्ता हो वो पैदल ही जाया करते थे। अब एक क्वेश्चन ये मुझे लगता है बन सकता है और शायद बना भी हो, मुझे नहीं इतना आइडिया है अभी, लेकिन जहाँ तक है बन सकता है। तो देखिए, आरंभिक मानव भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे। अब भाई हमने अभी पढ़ा कब से रह रहे थे, 20 लाख साल पहले से रह रहे थे। अब अर्ली मैन इंडियंस लिव इन सब कॉन्टिनेंट 20 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 20 लाख साल पहले ये रहा करते थे। एक सेकंड क्वेश्चन भी आया, देखिए ये तो बहुत ही ईजी है। आरंभिक मानव यात्रा करते थे, पैदल करते थे। भाई कहाँ पहले ट्रेन और हाथी बैलगाड़ियाँ तो कुछ भी नहीं थी, तो ये पैदल चला करते थे। अब नेक्स्ट है, हमें आरंभिक मानव के जो बारे में जानकारी कैसे मिली, हमें कैसे पता चला कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहा करते थे, क्या करते थे, किस किस तरह के औजार बनाए गए थे, इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? आर्कियोलॉजिस्ट। हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर से पहले आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो देखिए ये पत्थर हैं,
इन पत्थरों के बारे में देखिए, पहले सबसे पहले जो है कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर उससे पहले बाद में थोड़ा छोटा साइज़ हुआ, फिर उनकी थोड़ी देखो शेप ले हो गई, फिर ये नुकीले बनने लग गए और ये तो बिल्कुल नुकीले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे आगे जैसे समय बढ़ता गया इनके औजारों में भी चेंज होता चला गया। अब देखिए क्या है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात। इन लोगों ने अपने लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। तो आप समझ रहे हैं किस किस चीज़ के, स्टोन्स, वुड्स एंड बोन्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस तरह के मतलब चीज़ों से अपने औजार बनाया करते होंगे। तो स्टोन्स, वुड और बॉन्स, इन 3 चीज़ों से वो अपने औजार बनाते थे। तो जो पत्थरों के औजार का उपयोग वो किस किस चीज़ के लिए करते थे? भाई आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो किसी चीज़ प्रयोग के लिए ही तो कर रहे होंगे, ऐसे तो नहीं बना के रख दिया होगा। तो वो प्रयोग क्या क्या थे? पहला था फल, फूल, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, कटिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, बोन्स एंड फ्लिश। सेकेंड है पेड़ की छालों और जानवरों की खाल उतारने के लिए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण बनाने के लिए, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, ये भी ठीक है। अब देखिए इस पिक्चर में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये क्या कर रहे हैं? देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, पेड़ से छाल उतार रहे हैं। हमने पढ़ा ना अभी, पेड़ को लेके उसकी छाल उतारते हैं। आपको पता है ना पेड़ की छाल ना बहुत ज़्यादा टफ होती है, मतलब एक तरह से बहुत मुश्किल से उतरती है, और ये उस समय में पत्थरों से ये काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के औजार बना रखे होंगे इन्होंने। और सेकंड है, देखो सेकंड में क्या कर रहे हैं, ये मतलब जानवरों की खाल को लेके अपने लिए वस्त्र बना रहे हैं, उसको सिल रहे हैं। टैलेंटेड थे, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुटिका का क्या अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन ना मैंने एनसीईआरटी में से लिया है, और पॉसिबिलिटी है क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में से वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो मैंने भी ट्राई किया, ये बन सकता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुटिका? गुटिका का क्या अर्थ है? नेचुरल टूल, नेचुरल स्टोन, नेचुरल वुड्स या नेचुरल मिनरल्स। तो क्या हो सकता है? इसका आंसर है प्राकृतिक पत्थर, नेचुरल स्टोन, ये ध्यान रखिएगा। गुटिका का अर्थ है प्राकृतिक पत्थर। अब रहने की जो जगह है वो निर्धारित कैसे होती है कि ये लोग यहाँ रहते होंगे? तो वो हमें पता चलता है जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट है, मतलब इन लोगों ने जो साइट्स ढूंढी होंगी कि उन्हें लगा होगा कि यहाँ पे ये लोग रहा करते होंगे, तो उन्होंने कुछ साइट्स के बारे में बताया है। पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट है वो क्या होती है, वहाँ क्या पाया जाता है। तो वहाँ पे देखिए क्या मिलता है, वह स्थान जहाँ पुराने बर्तन, औजार, इमारतों के अवशेष और आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिलता है। पूरा स्थान मतलब आप समझ गए हो, आर्कियोलॉजिस्ट जहाँ पे ये आरंभिक लोग रहा करते होंगे, उनके बर्तन, औजार और कुछ अवशेष चीज़ें मिली होंगी, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स। अब देख ये कहाँ कहाँ है, देखिए इम्पोर्टेंट है। मैंने एक तो ये भीमबेटका बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हुस्गी, ये पूरा स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। और एक ये कुरनूल की गुफाएं, इनके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बात की। और ये हमारी जो ये वाली साइट है ना, ये पूरा पाषाण साइट्स हैं, मतलब पैलियोलिथिक साइट्स हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे, ये मैप ना बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा आप एक बार ना ध्यान से देख लीजिए। एनसीईआरटी में तो ये दिया ही हुआ है, पर आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, ये मैप आपको बहुत कुछ समझा देगा। अब देखिए वो कौन कौन सी साइट है मैंने बताया आपको, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी साइट कहाँ पे है। देखिए पहला ये जो है भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखिएगा। हुस्गी कहाँ है? कर्नाटक में है। कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं? और आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों साइट्स की बात की गई है इस चैप्टर में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया ही है सीटेट में, ये क्वेश्चन था, तो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन ए,
क्या कह रहा है, कुरनूल गुफाएं जो हैं राख के निशान दिखाती है, जो बताती है कि लोग आग का उपयोग करना से परिचित थे। तो जो कुरनूल केव्स थी वो क्या करती हैं, ऐस दिखाती हैं, मतलब राख के कुछ निशान दिखाती हैं। अब बी जो है इसका रीज़न कारण है, आग का उपयोग कृषि की कर्तन और दहन मतलब स्लैश एंड बर्न पद्धति का प्रमाण हो सकता है। अरे कहाँ यार, किस ज़माने की बात कर रहे हैं ये लोग। स्लैश एंड बर्न तो आज के युग में है ना, उस टाइम पे कहाँ लोगों को पता था कि स्लैश एंड बर्न भी कोई चीज़ है। तो मुझे लगता है रीज़न तो बिल्कुल ही गलत हो गया है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का सही कारण है, नहीं जी गलत बात है ये तो। ए और बी दोनों सही हैं, नहीं बी तो गलत बात कर रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता। ए सही है, हमें कुरनूल केव से ना राख के साक्ष्य मिले, ये सही बात है, लेकिन बी गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि रीज़न तो बता ही नहीं रहा ना, कोई मेल ही नहीं है। कुरनूल की गुफाओं से हमें राख जरूर मिली है, लेकिन स्लैश एंड बर्न तो आज के प्रेजेंट में हम चीज़ें कर रहे हैं ना, उस टाइम पे स्लैश एंड बर्न के बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चला होगा आंसर सी क्यों है, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल है। तो अभी हमने बात की है 3 पुरापाषाण या पैलियोलिथिक साइट्स की बात की है, तो आप बताइएगा इनाम गांव, हल्लूर, भीमबेटका या बुरझोम। तो आंसर इज भीमबेटका। ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब आते हैं, देखिए कुछ कुछ टर्म भी दी हुई हैं इस चैप्टर में, जैसे उद्योग स्थल। उद्योग स्थल क्या होते हैं, इंडस्ट्री साइट क्या होती है, ऐसा स्थान जहाँ आदि मानव पत्थर के औजार बनाते थे। तो नॉर्मल सी बात है, जो जहाँ पे जो चीज़ का काम होता है वो जगह बन जाती है, जैसे इंडस्ट्री साइट, इंडस्ट्री में भी तो काम ही होता है, तो इन्होंने उद्योग स्थल इसलिए बोल दिया, वहाँ ही पत्थर के औजार बनाया करते थे। अब जो ये पत्थरों के औजार का निर्माण करते थे, किस तरीके से, कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाया करते थे, तो ये 2 तरीके से बनाया करते थे। देखिए पहले क्या है, पत्थर से पत्थर का टकराना। सेकंड है दबाव शिल्प तकनीक, प्रेशर क्राफ्ट टेक्नोलॉजी। देखिए पहला तो पत्थर से, जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये इन दोनों को खटपट ऐसे मारते होंगे। ठीक है, ये होता होगा। दूसरी समझने वाली है, देखिए प्रेशर क्राफ्ट टेक्निक का क्या मतलब है। मानिए एक पत्थर है, एक मिनट, मानिए कि पत्थर है, अब ये क्या करते थे, कोई इस शेप देने के लिए यूज़ करते थे, मतलब जैसे प्रेशराइज करना है, मानो हमें ऐसी शेप निकालनी है पत्थर में, मतलब हमें ये ना कुछ ऐसी चीज़ लाया करते थे, यहाँ पे रख दिया इन्होंने, एक दूसरा पत्थर लाए और इस पे इस वाले पत्थर से इस वाले को ना पीटना शुरू कर दिया। अब फिर जब पीट दिया तो ये शेप तो निकल जाएगी पत्थर की, तो ये शेप कैसी आएगी, कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। तो जो ये था ना प्रेशर क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब यही है, पत्थरों से ही पत्थरों के अंदर शेप निकाल देते थे। समझ रहे हैं आप, मतलब कोई भारी चीज़ ला के यहाँ रख दी और पत्थर से उस पर दबाव मग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो शेप बन जाती थी उस तरीके की, उसे ही हम कहते हैं दबाव शिल्प टेक्निक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही वो चीज़ दिखा रहे हैं इस वाली पिक्चर में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आग की खोज। आग की खोज में क्या है, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, कुरनूल गुफा से हमें क्या मिला है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। ठीक है जी, अब ये जो है, ये आग का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते होंगे, तो ये करते थे प्रकाश लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, ये 3 यूज़ होते थे पहले आग के लिए। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट पीरियड्स थे ना, जो वो हमारे मतलब पूरा पाषाण काल था, उसको 3 भागों में भी डिवाइड किया गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, और वो कैसे कैसे किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले ही हम पढ़ चुके हैं, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का समय है पूरा पाषाण काल। ये बहुत लंबा समय चला था, आप समझ सकते हैं, 20 लाख साल पहले से
12,000 साल पहले तक, मतलब काफ़ी लंबा समय रहा। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले है अर्ली स्टोन एज, मेसोलिथिक स्टोन एज ही है ये भी, उत्तर पाषाण काल लेटर स्टोन एज। ठीक है, ये 3 एजिस में इनको बांट दिया गया। ठीक है, ये तीनों एजिस याद रखिएगा। ये जो तीनों एजिस है ना, ये 20 लाख से 12,000 साल पहले तक की एज है, मतलब इस समय के बीच का टाइम है ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। भाई इतना बड़ा लंबा समय है, नॉर्मल सी बात है कि 20 लाख से 12,000 साल पहले कुछ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे मानव के जीवन में। ठीक है, तो वही चेंजेस हम पढ़ेंगे अब देखिए, अब हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, मध्य पाषाण युग। मतलब मध्य पाषाण युग मतलब मेसोलिथिक। ठीक है, या मिडल स्टोन एज। इसमें क्या हुआ, पहले क्या था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, पूरी ज़मीन पर बर्फ़ थी, हर जगह आइस थी, आइसबर्ग हो रहे थे बहुत बड़े बड़े। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ही पर्यावरण में बदलाव हुआ, चेंजेस होना स्टार्ट हो गया एनवायरनमेंट में, तो बर्फ़ पिघलने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब बर्फ़ पिघली तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ी, उससे क्या हुआ, मैदान में ना जो घास होती है वो उगनी स्टार्ट हो गई होगी, तो हिरण, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी। ठीक है, उनके पीछे शिकार आए, लोग ज़रूरत के अनुसार उन्हें पालने भी लग गए। अब भाई देख, इस बात को समझिएगा, गर्मी बढ़ने पे घास तो उगी होगी। अब हिरण, भेड़, बकरी, जो गाय थे, इन जानवरों की संख्या भी बढ़ी। अब अभी हमने पहले भी पढ़ा था ना, इनके पीछे शिकार आया करते थे, पर लोगों ने देखा कि भाई इनका रहन सहन क्या है, ये हमारे पालतू जानवर भी बन सकते हैं, तो लोगों ने इन्हें पालना भी शुरू कर दिया। ठीक है, हिरण, भेड़, बकरियों को पालना स्टार्ट कर दिया। अब इस काल में और क्या हुआ था, इस काल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी, इस काल के जो औजार थे बहुत छोटे बनाने लग गए थे। पहले तो हमने देखा था बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन हमने डी में देखा था ना, बहुत छोटे छोटे नुकीले पत्थर बनाने लगे थे। उन्हें क्या कहते हैं, हमें माइक्रोलिथ, लघु पाषाण कहते हैं, लघु पाषाण, माइक्रोलिथ पत्थर कहा जाता है उन्हें। तो इन औजारों का यूज़ करने लग गए थे, माइक्रोलिथ स्टोन्स। ठीक है, इन बहुत छोटे स्मॉल बनाने लग गए थे। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा ही तो होता है, तो माइक्रो से याद रखिएगा छोटे पत्थर। नेक्स्ट आते हैं हम न्यू पाषाण। देखिए न्यू पाषाण में कुछ अभी इस चैप्टर में कोई बात नहीं की गई थी, हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। न्यू पैलियोलिथिक एज के बारे में कुछ भी इतना बताया नहीं गया है इस चैप्टर में, वो थर्ड चैप्टर में बताया गया है। अब इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स क्या होती हैं, जिन गुफाओं में लोग रहते होंगे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। उदाहरण के लिए कहाँ मिली हैं शैल, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रॉक पेंटिंग हमें कहाँ देखने को मिली है, तो ये मिली है हमें मध्य प्रदेश, भीमबेटका याद है, वही है ये मध्य प्रदेश, और साउदर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो हमारे यूपी है उसका साउदर्न मतलब दक्षिणी एरिया, वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिली है, रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, और क्या है, देखिए भारत में पूरा पाषाण युग के समय शुतुरमुर्ग होते थे, ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो ये इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला, ये मिला महाराष्ट्र के पटने जो स्थल है एक, वहाँ से देखने को मिले हमें। वहाँ हमें कहाँ क्या मिला है, शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, अंडों के अवशेष मिले हैं, किसके, शुतुरमुर्ग के अंडे, और कहाँ से, महाराष्ट्र के पटने स्थल से। इनके छिलकों पर चित्रांकन भी किया जाता था, मतलब चित्रकारी भी की जाती थी, और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, बीड्स। ठीक है, मनके जो देखा होंगे आपने, गले में माला वगैरह पहनते हैं मनके, वो होते हैं एक तरह से, तो वो चीज़ भी इनसे बनाई जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है, पटने के, महाराष्ट्र में पटने स्थल से हमें क्या मिला है, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। अब जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, देखिए ये क्वेश्चन मैंने CTET में ही देखा है, और ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर करते हैं। इसका आंसर है डी, ओरई। ठीक है, और ये ओरई है कहाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 2001 में, एक मिनट, 2001 में जीवाश्म मानव शिशु
तमिलनाडु के बोम्यार पलायम में ओरई से बरामद हुआ है। कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु में है ये जगह ओरई, और बोम्यार पलायम की जगह है एक, उसमें ओरई जगह होगी कोई, वहाँ से मिला है ये ध्यान रखिएगा। और ये जो चैप्टर है ये यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक उठा के देख लीजिए, आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो सारी पढ़ा दी हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी सीटेट के लिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स कंप्लीट करेंगे। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।